आदाब, सत श्री अकाल, वड़ेकम। स्वागत है आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म privateteacher.com पे। मैं हूं आपके साथ में आपकी अपनी एजुकेटर स्वाति। अनअकैडमी वाली पढ़ाई अब आपको यूट्यूब पे भी मिलेगी, तो मैं आपके अनअकैडमी के टीचर आप सभी के साथ में यहाँ पर उपस्थित हूँ। और लाइव क्लासेस सोची थी, फिर बच्चे कहीं ना कहीं बिजी हैं, तो यदि आप सबको लाइव क्लासेस चाहिए होगी तो आप हमें बताइएगा। आपको लाइव क्लासेस भी मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। बट अभी एक थोड़ा सा उद्देश्य चालू है कुछ करने का, जिसमें ये है कि CTET 2011 जो सबसे पहला पेपर हुआ था 2011 में हुए थे, और फर्स्ट पेपर के लिए यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के जितने भी पेपर हैं उन सब की तैयारी के लिए एक ये है कि पिछले साल के यानी कि जो लास्ट ईयर के हमारे पेपर हैं उनका हमें रिवीजन करना है। और लास्ट ईयर के पेपर के रिवीजन के लिए 2011 से स्टार्ट किया है मैंने यहाँ पे। तो अभी आपको यहाँ पे 20 प्रश्न मिलने वाले हैं। यदि आप कहेंगे तो इसके आगे के 10 प्रश्न और भी आपको मिल जाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना जाए इसलिए ये 20 प्रश्न ही करा रखा है अभी। तो चलिए देखते हैं 2011 के पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे उनको। पहला क्वेश्चन है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है। जो विकास है वो कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, किससे संबंधित है। एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत। तो देखिए, जब भी आप एग्जाम देने जाइए तो एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिए कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ें तो बहुत उसे ध्यान से पढ़ें, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पढ़ने के साथ में ही आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि यदि बात करूं मैं इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे कह रहा है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया। अब देखो, कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया वही है जो निरंतर चलेगी, है ना। तो जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है वो कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। और इस प्रकार से क्वेश्चन को 1 से 2 बार जैसे हमने पढ़ा, यहाँ पे राइट आंसर हमको मिल गया, तो बाकी कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन हाँ, ऑप्शन सारे पढ़िएगा, ऐसा ना हो कि कोई 2 मिलते जुलते ऑप्शन हो और आप कंफ्यूज कर जाएं। तो जल्दीबाजी नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान करी गई है। यानी कि बच्चों के जो बौद्धिक विकास होते हैं उनके 4 चरण किनके द्वारा बताए गए हैं। कि बच्चा का जब डेवलपमेंट होता है तो 4 स्टेप होते हैं, 4 चरण होते हैं, अवस्थाएं होती है। किसने बताया है? स्किनर ने, पियाजे ने, कोहलबर्ग ने या एरिक्सन ने बताए हैं। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन के बारे में यदि आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी होगी तो आपको पता होगा कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की जो अवधारणा उन्होंने दी थी उनमें उन्होंने 4 पहलू बताए थे। ठीक है, तो ये जो बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं हैं जिनको हम कहते हैं आपके सेंसरी मोटर ऑर्गन, है ना, जिसमें आपकी 4 अलग अलग होती हैं। वो 4 अलग कौन सी होती हैं मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। एक आपकी होती है ना बाल्यावस्था वाली, एक पूर्व बाल्यावस्था वाली, एक आपके बाद में किशोरावस्था वाली। तो इन सब वाली अवस्थाओं के लिए एक उन्होंने बताई थी, जिसमें पहला मैं आपको बता दे रही हूँ और लास्ट वाला मैं बता दे रही हूँ। तो पहला वाला था सेंसरी मोटर ऑर्गन वाला, और जो लास्ट वाला था वो थी एब्स्ट्रैक्ट वाला। अब बीच के 2 जरा आप मुझे बताइएगा ये 2 कौन से हैं। ठीक है, तो ये जो 4 अवस्थाएं थी उनका वर्णन किया गया था पियाजे जी के द्वारा किया गया था। ओके, वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। यानी कि जब कोई बच्चा सीख रहा है तो बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए। सहानुभूति देनी चाहिए, तटस्थ यानी कि एक तरह से जहाँ पे जैसा बच्चा है या माता पिता जिस भी प्रकार से हैं, अगर बच्चे की तारीफ कर रहे हैं, तारीफ किए जा रहे हैं, डांट रहे हैं तो डांट रहे हैं, मतलब उनको एकदम से रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए माता पिता को। या नकारात्मक यानी कि नेगेटिव, या फिर अग्नोमुखी, अग्नोमुखी बनकर आगे बढ़ कर के माता पिता को आने चाहिए बच्चे की हर एक समस्या में। तो जाहिर सी बात है, देखो आपने जब क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ में ढूंढिए पॉजिटिव चीज़ निकालने की। अब सहानुभूति दिखाओगे तो देखो बच्चा इमोशनल रूप से कमज़ोर हो जाएगा। अगर माता पिता रिजिड रहेंगे तो बच्चा माता पिता से डर जाएगा। नकारात्मक रहेंगे तो बच्चा दूर चला जाएगा। तो अग्नोमुखी यानी कि हमेशा आगे बढ़ कर के आने वाली अवस्था होनी चाहिए कि जो भी तुम्हें चाहिए बालक, हम उसके लिए हैं रेडी। क्वेश्चन नंबर 4, सीखने की अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझबूझ का सिद्धांत, बड़े सारे सिद्धांत थे, है ना। तो ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे जी ने। पियाजे जी ने तो संज्ञानात्मक अवस्था का दिया था, तो पियाजे जी को नाम पढ़ते ही हट गए। ठीक है, अब आपके वाइगॉस्की जी हैं, तो भैया तो वाइगॉस्की जी ने तो शायद समाजीकरण के बारे में दिया था। पावलाव ने तो कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो अब बच कौन रहे हैं? बच रहे हैं आपके ग्लेस्टॉल जी। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 नहीं, यहाँ पे राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लेस्टाल। ठीक है, बोला कुछ और टिक किसी और पे लगाया वाला हाल हो गया।
क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरण, अभिप्रेरण को हम कहते हैं मोटिवेशन। देखिए यहाँ पे तो मैं पेपर हिंदी में लेकर आई हूँ, लेकिन वहाँ पे आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों में मिलेगा, तो जो इजी लगेगा वो पढ़िएगा, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरण यानी कि मोटिवेशन क्या करता है? शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाता है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि को विकसित करता है, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाता है, या पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग करता है। तो क्या है भैया, देखो क्वेश्चन नंबर 5 का देखो, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाता है। अब बच्चा अगर एक ही दिशा में सोचेगा और बच्चे का चाहुमुखी विकास कैसे होगा? तो अभिप्रेरण के बारे में ये नेगेटिव आ रहा है। सीखने के प्रति रुचि विकसित करता है, कुछ कुछ पॉजिटिव है, पॉजिटिव दिख रहा है, लेकर चलते हैं, बट दूसरे ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। स्मरण शक्ति को पैना यानी कि छोटा, भाई नेगेटिव है, हटाओ हटाओ, नेगेटिव है तुरंत हटाओ इसको। पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करते हैं। अरे भैया, अभिप्रेरण मतलब सीखने का कार्य यही है कि जो आपने पहले सीखा है उसमें नया जोड़ करके आगे सीखते रहना। तो यहाँ भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है भैया, सही यही है कि विद्यार्थियों के सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में ऐसा कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा बोल्ड टू में है, यानी कि बोल्ड है, और अगर बोल्ड ना हो तो भी ध्यान रख लो, नहीं लिखा हुआ है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि वह अमूर्त रूप से सोचता है। अमूर्त रूप से यानी कि उसकी थिंकिंग होती है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, ठीक है। वह नए परिवेश में स्वयं को समायोजित करता है, वह लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। अब देखो ये भी आपके विद्यमान बच्चे का लक्षण है, ये भी है, ये भी है। लक्षण तो ये भी है कि वो स्वयं को नए परिवेश में समायोजित कर सकता है, लेकिन देखो ये कुछ तीनों जो है ज़्यादा मिलते हुए हैं और एक ये थोड़ा सा कम सा मिलता हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि ये बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, ठीक है। समटाइम ये भी होता है ना कि बच्चा बहुत बुद्धिमान है परंतु वो अपने आप को समायोजित नहीं कर सकता है, तो दैट इज डिपेंड अपॉन बच्चा टू बच्चा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट यहाँ पे जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वह कौन सा कथन है जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित कर सकता है? सॉरी, कथन बोला था मैंने, परंतु यहाँ पे स्थान, वह कौन से स्थान है जहाँ पे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास आप अच्छे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। संज्ञानात्मक विकास का मतलब है कि बच्चे का जो बौद्धिक विकास हो रहा है, जो 4 अवस्थाएं बताई गई थी, ठीक है, वो कहाँ पे हो सकता है? सभागार मतलब यहाँ पे पूछे असेंबली, असेंबली में बच्चा खड़ा होकर असेंबली करता रहता है, वहाँ पे आप क्या देखने वाले हो? घर, खेल का मैदान या विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। तो देखो जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास जो है वो आपका बौद्धिक विकास है, और जो बच्चे के बौद्धिक विकास के विषय में यदि हम बात करते हैं तो बच्चे का जो बौद्धिक विकास होगा बालक, वो होगा उसके विद्यालय एवं कक्षा के पर्यावरण के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। देखो पियाजे जी के 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे हम देख चुके हैं, ये सारे घूम फिरा कर पियाजे जी के क्वेश्चन आ रहे हैं, और पियाजे जी के ऊपर एक पूरी वीडियो पड़ी है, आप सभी जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दिया जाएगा। तो वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वो कौन सी अवस्था है? अब देखो 4 अवस्थाओं की मैंने बात की थी, कमेंट करके बताइएगा, और यहाँ पे चारों आपको मिल गई है। पहला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक, और आपका है संवेदी प्रेरक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये आपकी पहली अवस्था है, इसके विषय में मैंने आपको यहाँ पे बताया था, पहली अवस्था। ये आपकी चौथी अवस्था है, ठीक है, ये आपकी है दूसरी अवस्था, और ये है तीसरी अवस्था। तो ये 4 अवस्थाएं होती हैं, और वो अवस्था जहाँ पे बच्चा आपका वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, वो होती है आपकी तीसरी अवस्था, जिसे आप कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा आपके वस्तु एवं घटनाओं के विषय में सोचना चालू कर देता है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्टेज नंबर 3 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ में संबंध नहीं है? अगेन नहीं है पे ध्यान दीजिएगा। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से निकलना, भैया ये क्या बात करी जा रही है यहाँ पे? पहले क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ में आ गया कि यहाँ पे सामाजिक मनोवैज्ञानिक, तो अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से नियमित रूप से बाहर निकला कहाँ से सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक है? तो आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नंबर ए ही राइट आंसर जाएगा, परंतु हम बाकी को भी देखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। सानिध्य यानी संगीत की आवश्यकता,
सामाजिक अनुमोदन एवं सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। तो बेटा नहीं पूछा गया है, तो नहीं के अनुसार राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? सृजनात्मकता के विषय में यदि हम बात करें तो यहाँ पे बात हो रही है कि क्रिएटिविटी कौन सी एक ऐसी चीजें दिए गए ऑप्शन में जो बच्चे की क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। क्या स्पेलिंग है भूल गई मैं। विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर ध्यान देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो देखो भैया यहाँ पे पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 के विषय में यदि हम बात करें, सृजनात्मकता को पोषण देता है। जैसे मैंने ऑप्शन पढ़ा आप सबके दिमाग में आ गया जो सबसे अच्छा ऑप्शन है इसका वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर डी है बालक वहाँ पे क्या हो रहा है कि जब बच्चे को आप प्रश्न पूछने के अवसर प्रदान करेंगे तो ऐसे में बच्चे के अंदर जिज्ञासा जागेगी, और जब जिज्ञासा जागेगी तो बच्चा आपका क्रिएटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 11, मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? मन के चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पे अनुसंधान से, बोध समझने की तकनीकी से, या साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। मन का मानचित्रण, तो यदि हम बात करते हैं मन के मानचित्रण के विषय में बालकों, तो जो मन का मानचित्रण आपका संबंधित है वो है बोध समझ बढ़ाने की तकनीकी से। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थितियों के प्रति अनुक्रिया करता है, किससे संबंधित है? यानी कि पास्ट में जो कुछ हुआ था उसके आधार पर जो प्रेजेंट में उसके साथ हो रहा है उस पर वो अनुक्रिया कर रहा है। तो ये किससे संबंधित है? सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्त नियम, या सीखने की तत्परता का नियम, सीखने की सादृश्यता का नियम, या सीखने का प्रभाव। तो देखो परिस्थिति अतीत की परिस्थिति है, यानी कि यहाँ पे अभिवृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार से जैसे ही हमने अतीत शब्द पे ध्यान दिया हमें खुद ही समझ में आ गया कि जो इसका राइट आंसर जाने वाला है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और साथ साथ में बता देती हूँ कि यदि किसी भी बालक को कहीं भी कोई भी संशय होगा तो कमेंट करके अवश्य पूछ लीजिएगा, आपके हर एक संशय का निराकरण आपको प्रदान किया जाएगा। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने के बेहतर तरीका है। कौन सा बेहतर तरीका है? जो प्राथमिक स्तर की बात करें जिसका पेपर मैं आपको करा रही हूँ 1 to 5 के विषय में बात हो रही है यहाँ पे, तो प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा हो सकता है? सरल एवं रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी पठन पद्धति का प्रयोग करना, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी एवं चमकदार सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 13 के विषय में बात हो रहा है और यहाँ पे कह रहा है कि सीखने संबंधी समस्या, तो समस्या के विषय में जहाँ पे दिख रहा है वो दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी कि अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। बच्चे छोटे बच्चे हैं तो उन सबको आपको ध्यान में लेकर के चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कहाँ पे? विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा अन्य समान शिक्षकों के साथ में, या विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित की गई पद्धतियों के द्वारा। तो देखो भैया जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं यदि आप उनको अलग ट्रीट कराओगे, विशेष आप रूप से ध्यान दोगे तो उनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो इंटीग्रिटी जो आपकी होती है, जो इंक्लूसिव आपका क्लासरूम होता है उसमें हर प्रकार की आवश्यकता वाले बच्चों को लेकर के चला जाता है। तो इस प्रकार से जो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकार, व्यवहार संबंधी, मानसिक विकार, या गणितीय विकार। तो देखो भैया जो व्यवहार संबंधी होता है उसे अफेजिया संबंधी बोलते हैं, ठीक है। गणितीय विकार आपका डिस्कैल्कुलिया होता है। मानसिक विकार में देखो बच्चा आपका जो है वो हर तरह की उल्टी पुल्टी गतिविधि करेगा। तो जो आपकी डिसलेक्सिया है दैट इज रिलेटेड टू योर पठन विकार, यानी कि बच्चा पढ़ने में गलती कर देता है, लिखा है बी और बच्चा उसे पढ़ लेगा डी। तो ये जो आपकी गलतियां होती हैं दैट इज नोन एज डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 16, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ये दूसरा क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बच्चे पर, ठीक है। डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मक विकास, दूसरों के साथ झगड़ना नहीं है भैया।
तो दूसरों के साथ झगड़ना आपका प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ, यानी कि एक 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है जो कि आपका दृष्टिबाधित है, उसके साथ आप क्या करेंगे? के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करनी चाहिए। बहुत सही लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि भाई समान व्यवहार करना चाहिए और ऑडियो आपको उपलब्ध कराना चाहिए। श्रव्य सीडी का मतलब हो गया है कि यहाँ पे बच्चे को ऑडियो सीडी उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे जो भी पढ़ाया जा रहा है बच्चा समझ सके। के साथ विशेष ना भैया, के साथ निचले स्तर पे ना भैया, ना माता पिता मेट्रो द्वारा ना ना ना, अगर दृष्टिबाधित है ये सब करके आप उसे और विकलांग बना देंगे। तो इस प्रकार से उसे उसका कार्य स्वयं करने की परमिशन दीजिए और बच्चे को भी तेज बनाइए। क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट के 3 क्वेश्चन, लास्ट वाली स्लाइड आपकी है ये। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना जाना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना जाना चाहिए। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, यानी कि लक्ष्य की तरफ आपका झुका होता है। अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र जगह है जहाँ पे अधिगम प्राप्त होता है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, तो नहीं माना जाना चाहिए। तो जहाँ नहीं माना जाना चाहिए, जिससे आपको नेगेटिव सेंस मिले, और नेगेटिव सेंस यहीं से मिल रहा है बच्चा, क्योंकि सिर्फ शैक्षिक संस्थान में ही नहीं, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते गाते, लेटते सोते, यदि आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप सीख सकते हैं चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 19, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान एवं स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, कक्षा में आवैधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, वास्तविक दुनियाओं से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थियों को एक दूसरे से अंतःक्रिया एवं शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग हो। क्वेश्चन पढ़ते ही यदि हमारे अंदर थोड़ा सा भी सेंस है तो हम समझ गए हैं कि सीखना समृद्ध तभी हो सकता है कि जब बच्चा आपकी वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाए, जिनसे कि विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे, तो सीखना समृद्ध अवश्य होगा। लास्ट क्वेश्चन है आकलन, यानी कि एवोल्यूशन को उपयोगी एवं रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। कौन सा है वो डैश? शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देने के तकनीकी भाषा का प्रयोग करें। ना भैया अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करें। ना भैया विद्यार्थियों की बुद्धिमान एवं अवसर शिक्षार्थियों को उपाधि देना। ना ना ना, उनको डीमोटिवेट नहीं करना है। नेगेटिव वाला सब हटाओ। ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट। तो देखो ये आपके 2011 का प्रश्न पत्र है, उसके ये 20 प्रश्न थे, 10 बाकी हैं। यदि आप सब कहेंगे तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये क्लास आज की यहीं पे समाप्त होती है। जिन बच्चों को अच्छा लगा वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इसी प्रकार से अब आपको डेली हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस और क्या कहते हैं मैथ सबकी क्लास मिलेगी। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के जो भी बालक तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 की, उनकी तैयारी को सुगम बनाने का प्रयास पिछले साल के प्रश्न पत्रों के साथ में। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी से अभी हम विदा लेते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र अतिशीघ्र। लाइव क्लास अगर चाहिए होगी तो कमेंट करके बता देना, और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आपके मिलेगा आपको टेलीग्राम का लिंक, ग्रुप ज्वाइन कर लेना लाइव क्लासेस के लिए।